हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कुछ देखते हैं, नया कुछ सीखते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट का जो योग विषय में जो पेपर हुआ था, उस पेपर का हर एक क्वेश्चन, यानी इस विषय में ऑलरेडी पार्ट 6 तक हमने डिस्कस कर चुका है। यानी पहले नंबर से लेकर 60 नंबर तक क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो वो वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको आई बटन में भी अभी दिख रहा होगा। तो वहां से जाकर आप वो वीडियो को चेक कर सकते हैं। और ये जो बनने वाले हैं, यहाँ पर हम 61 से लेकर 70 तक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 61 से लेकर 70 तक क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि 61 से लेकर 70 तक क्या क्या नया क्वेश्चंस आए हुए थे, उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था, पहला क्वेश्चन जो है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। आपके क्वेश्चन पेपर पर, अगर आप लोगों ने भी एग्जाम दिया है तो आपके पेपर में हो सकता है कि ये ना जो क्वेश्चन है ये 60 नंबर पे ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये जो क्वेश्चन आईडी है, क्वेश्चन आईडी से मिलाना है। क्वेश्चन आईडी से मैच करेंगे तो आपका पेपर आपको पेपर में जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस अप्रोच को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि जेस्टर्ड अप्रोच इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन ऑफ विच कॉन्सेप्ट। यानी जेस्टर्ड अप्रोच जो है साइकोलॉजी में, ये जो जेस्टर्ड अप्रोच है ये कौन से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। भाई जेस्टर्ड कंसेप्ट जो है, जेस्टर्ड थ्योरी जो साइकोलॉजी में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, वो जो है वो परसेप्शन थ्योरी के ऊपर बेस्ड होते हैं। ये सभी को पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सुपरफिशियल लेयर हम कहते हैं ना कि एकदम ऊपर से क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल वो सुपरफिशियल लेयर वाला क्वेश्चन है। एकदम आसान सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया साइकोलॉजी से। ठीक है, क्योंकि जेस्टर्ड की जो थियरी होती है वो है थियरी ऑफ परसेप्शन। वहाँ पर हम दो कंसेप्ट पढ़ते हैं, क्या क्या, एक पढ़ते हैं ना कि फिगर ग्राउंड परसेप्शन पढ़ते हैं, और दूसरा पढ़ते हैं कि रूल ऑफ डायरेक्ट कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों कंसेप्ट हम वहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, फिगर ग्राउंड में क्या होता है कि एक फिगर होता है, जब हम फिगर पे फोकस करते हैं तो बैकग्राउंड हमें दिखती नहीं है। जब हम बैकग्राउंड में फोकस करते हैं तो फिगर जो है बेसिकली वो बैकग्राउंड के काम तब करते हैं। यानी जब हम बैकग्राउंड पे फोकस करते हैं तो वहाँ पर जो इमेजेस बन रहा होता है वो हमें दिखती है, फिगर तब हमारे लिए क्या हो जाता है, बैकग्राउंड हो जाता है। तो इस थियरी को कहते हैं फिगर ग्राउंड परसेप्शन, जो कि डिटेल में मेरे चैनल में इस वीडियो का एनालिसिस ऑलरेडी है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। ठीक है, ये वीडियोस आपको मिल जाएगा, वहाँ पर हर एक थ्योरी के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन की हुई है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर जो है वो आंसर 1 बन गया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हठ प्रदीपिका में नादानुसंधान के अभ्यास जो है वो किस आसन में बैठकर करना चाहिए। नादानुसंधान के अभ्यास के लिए कौन सा आसन जो है वो प्रेफर किया गया है। और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये जो क्वेश्चन है ये सीधा सीधा हठ प्रदीपिका से उठाया गया है, जो चौथे पाद है। हठ प्रदीपिका का आप लोगों को बताया कि पहला पाद में क्या डिस्कस करी गई है, आसन। हठ प्रदीपिका का पहला पाद में बताया हुआ है आसन, दूसरा में बताया हुआ है प्राणायाम, दूसरा में प्राणायाम, तीसरा में मुद्रा बंधा, एवं चौथा में क्या है, नाद। चौथा में है नाद। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, 4 नंबर पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। वहाँ पर क्या बताया गया है, ये डायरेक्ट श्लोक में बताया हुआ है। चलिए एक बार उस श्लोक को भी पढ़ लेते हैं कि श्लोक में क्या बताया हुआ है। देख लो, श्लोक में जो है वहाँ पर बताया हुआ है कि मुक्तासन स्थितो योगी, यानी मुक्तासन में बैठने की बात किया गया है। क्या बोल रहा है कि मुक्तासन स्थितो योगी मुद्रं संधाय शांभवी, यानी मुद्रा कौन सी लगाना चाहिए, मुद्रा जो है वो शांभवी लगाना चाहिए। इस बार आपको पूछा है आसन, इस बार आपको पूछा है कि नादानुसंधान के लिए क्या आसन प्रेफर किया गया है। हो सकता है कि अगले बार आपको पूछ ले कि नादानुसंधान के लिए मुद्रा क्या प्रेफर किया गया है। तो कौन से मुद्रा के बारे में बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं शांभवी मुद्रा लगाना चाहिए। किस में बैठकर, मुक्तासन में बैठकर। मुक्तासन में बैठना चाहिए, शांभवी मुद्रा लगाना चाहिए। याद रखिएगा, शांभवी मुद्रा के बारे में बात किया गया है। ठीक है, शांभवी मुद्रा जो है वो लगाने के लिए बोला गया है। फिर क्या कह रहा है, दूसरे लाइन में कह रहा है श्रृणुयाद दक्षिणे करने नादम अंतस्थ में कधी। ओके, मतलब कह रहे हैं कि मुक्तासन में बैठना चाहिए, उसके बाद शांभवी मुद्रा लगाना चाहिए। इस पोस्चर में बैठकर, इस जेस्चर को लगाते हुए नाद को सुनना चाहिए, दक्षिण करने के थ्रू दिए। दक्षिण करना मतलब आपका राइट ईयर,
राइट ईयर के थ्रू आपको नाद को सुनने के लिए कह रहा है, नाद को सुनना चाहिए इस पॉस्चर में बैठकर, इस जेस्चर को लगाते हुए। ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया था, देखो यहाँ पर हमने डिटेल कर दिया कि आसन के बारे में कहते हैं मुक्तासन, मुद्रा के बारे में कहते हैं शांभवी। ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, आपको तो वही पूछा गया था कि नाद अनुसंधान के कौन सा आसन के बारे में बोला है, तो यहाँ पर सीधे सीधा आपका आंसर जो है वो हो जाएगा मुक्तासन। ठीक है, तो चलो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ऐतरेय उपनिषद संबंधित है कौन से वेद से। ये बिल्कुल ना कहते हैं ना कि सुपरफिशियल हलवा प्रश्न है ये जो है ये क्वेश्चन को अगर कोई गलत करके आ रहा है ना तो भाई छोड़ दो, नेट जेआरएफ की आशा है, मतलब मत करो, क्योंकि ये जो है ये सबसे पहले पढ़ाया जाता है, पहला दिन। ये जो जब हम उपनिषद पढ़ते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अब ऐतरेय उपनिषद पढ़ना चालू किया तो पहले ही दिन आपको ये कंसेप्ट पढ़ाया जाता है कि ये उपनिषद जो है ये इस वेद से लिया गया है। ठीक है, तो चलो इसके लिए ना एक टेबल है, जो टेबल हमने बनाया है, हम वो टेबल इसके साथ अटैच कर दिया है। देख लो, हर एक उपनिषद, चाहे योग उपनिषद हो चाहे वो प्रिंसिपल उपनिषद हो, कौन से उपनिषद कौन से वेद से लिया गया है, सबके सब आपको स्क्रीन पर अभी दिख रही है। ठीक है, देखो ऋग्वेद का उपनिषद क्या है, प्रिंसिपल उपनिषद में से अगर देखें तो ऋग्वेद का है ऐतरेय, और योग उपनिषद में अगर देखें तो ऋग्वेद का है नादबिंदु, ऋग्वेद का है नादबिंदु। ठीक है, सामवेद की उपनिषद अगर देखेंगे तो प्रिंसिपल उपनिषद में दो है, क्या, एक है केनो, दूसरा है छांदोग्य, और अगर योग उपनिषद में देखेंगे तो उसमें हो जाएगा योग चूड़ामणि, योग चूड़ामणि। ठीक है, यजुर्वेद का उपनिषद क्या है, शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है, प्रिंसिपल में से है ईश और बृहदारण्यक, और योग उपनिषद में से है त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद, त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद। ठीक है, और अगर हम कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद को देखें तो वहां पर होता है तैतरीय और कठो। प्रिंसिपल उपनिषद में से 2 उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद से, और योग उपनिषद में से 4 उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद से। योग उपनिषद में से 4 उपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद का, कौन सा श्वेतशास्त्र उपनिषद, योग कुंडलिनी, योग तत्व एवं ध्यान बिंदु उपनिषद। योग कुंडलिनी, योग तत्व, श्वेतशास्त्र एवं ध्यान बिंदु उपनिषद, ये 4 होते हैं किसका, कृष्ण यजुर्वेद का। अथर्ववेद से अगर देखें तो अथर्ववेद का योग उपनिषद में एक भी उपनिषद ऐसा आपके सिलेबस में नहीं है जो अथर्ववेद से लिया गया है, अथर्ववेद से। ठीक है, अथर्ववेद से लिया गया उपनिषद है सिर्फ प्रिंसिपल उपनिषद में से, वो भी तीन उपनिषद है, प्रिंसिपल उपनिषद का 3 उपनिषद ऐसा है जो अथर्ववेद से लिया गया है। क्या क्या, एक है प्रश्न, दूसरा है मुंडक, तीसरा है मांडिक्य। प्रश्न, मुंडक और मांडिक्य, ये 3 उपनिषद जो है ये कहाँ से लिया गया है, अथर्ववेद से लिया गया है। कहाँ से, अथर्ववेद से। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, आपको पूछा था कि भाई ऐतरेय उपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। देख लो यहाँ पर चार्ट में, देख लो टेबल में, ऐतरेय उपनिषद जो है ये देखो, सॉरी आपको क्या पूछा था, तैतरीय या ऐतरेय, आपको पूछा गया ऐतरेय उपनिषद, ये कृष्ण यजुर्वेद का नहीं, सॉरी ऐतरेय उपनिषद पूछा गया, तो ऐतरेय जो है वो ऋग्वेद का उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद जो है वो ऋग्वेद का उपनिषद है। अगर ऐतरेय की जगह आपको तैतरीय उपनिषद पूछता, ये कृष्ण यजुर्वेद नहीं, ये ऋग्वेद का उपनिषद बन जाएगा, यानी आंसर 4 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, आंसर 4। ठीक है, ऐतरेय उपनिषद, अगर तैतरीय पूछता तो वो कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद हो जाता, अगर तैतरीय पूछता तो कृष्ण यजुर्वेद का होता, लेकिन आपको क्या पूछा गया, ऐतरेय उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद सीधा सीधा ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद का जो 91वें शाखा है, 91वें शाखा का 40वें जो अध्याय है वहां से ही लिया गया है ऐतरेय उपनिषद, और वहां से जो है आपका ईश उपनिषद भी लिया गया है। ठीक है, वहां से जो है आपका ऋग्वेद का जो है वो ऐतरेय उपनिषद है, ऐतरेय उपनिषद जो है वो ऋग्वेद का है। ईश उपनिषद जो है वो एक्चुअली शुक्ल यजुर्वेद का है, ईश उपनिषद जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का है, 91वें शाखा का 40वें अध्याय। ठीक है, लेकिन ऐतरेय उपनिषद जो है, ऐतरेय जो है वो ऋग्वेद से लिया गया उपनिषद है, सीधा सीधा देखो, सीधा सीधा कनेक्शन बन रहा है, ऐतरेय जो है वो ऋग्वेद से लिया गया उपनिषद है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी आपका आंसर 4 जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आंसर 4 जो है वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा इसी के साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, यहाँ पर आंसर 4 जो है वो करेक्ट आंसर बन गया है। अब चलो नेक्स्ट प्रश्न पर, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि योग सूत्र में धर्म मेघ समाधि के अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति के अंतर्गत क्या वर्णित है। धर्म मेघ समाधि के बारे में पहला ऑप्शन आपको दिया गया है क्लेश कर्म निवृत्ति, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है अंतराय नहीं, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है अनन्यात बोला गया है, अनन्यात। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है ज्ञेयम अल्पम, चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है चित्तम सर्वार्थम, 5वें ऑप्शन आपको दिया गया है हानवेशा क्लेशवनुमुक्तम। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या होगा,
अगर क्वेश्चन कहाँ से है, धर्म मेघ समाधि से क्वेश्चन है, तो सबसे पहले एक कंसेप्ट आता है दिमाग में कि धर्म मेघ समाधि में ना, धर्म मेघ समाधि जब प्राप्त हो जाती है तो तुरंत बोला गया है कि क्लेश कर्म निवृत्ति। कितने चालाकी के साथ एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को सेट किया है, देखो पहले ऑप्शन में आपको डाल दिया क्लेश कर्म निवृत्ति। अब हर किसी स्टूडेंट को पता होता है भाई क्लेश कर्म निवृत्ति, ये जो श्लोक है तथा क्लेश कर्म निवृत्ति, ये जो श्लोक है ये धर्म मेघ समाधि के बिल्कुल मतलब नेक्स्ट श्लोक है, बिल्कुल उसका नेक्स्ट श्लोक है। क्या है, देखो ये देखो इसका जो एक बिल्कुल धर्म मेघ समाधि का अगर आप नेक्स्ट श्लोक देखेंगे ना तो वो श्लोक ऐसा होता है कि तथा क्लेश कर्म निवृत्ति, ये श्लोक बिल्कुल ऐसा होता है। इसका श्लोक नंबर क्या है, 4/30, 4/30। लेकिन आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है कि भाई धर्म में एक समाधि की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति के अंतर्गत, ज्ञान के प्राप्ति के अंतर्गत पूछा गया है, जो कि ततः क्लेश कर्म निवृत्ति का बिल्कुल नेक्स्ट श्लोक है, यानी 4/31 श्लोक में ये क्वेश्चन बना है। और पहले ऑप्शन आपको दिया गया धर्म में एक समाधि है, बच्चों को लगेगा धर्म में एक समाधि है ततो क्लेश कर्म निवृत्ति, यानी ए तो हमारा ऑप्शन होगा ही होगा। ऐसा जिसको भी लगेगा वो इन तीनों को ऑप्शन को एलिमिनेट करेगा, इसको राइट आंसर करेगा, लेकिन ये दरअसल गलत है, ये दरअसल गलत है। क्यों, क्योंकि आपको पूछा ही नहीं है भाई धर्म में एक समाधि का फल के बारे में, आपको वो पूछा ही नहीं गया है। आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है कि भाई ज्ञान की प्राप्ति के अंतर्गत क्या बताया गया है धर्म में एक समाधि में, तो उसको देखना चाहिए, उसके रिलेटेड आंसर करना चाहिए, जो कि 4/30 श्लोक नहीं, जिसका श्लोक नंबर है 4/31। मतलब ये जो हमने आंसर किया ये आंसर अभी दरअसल गलत है। तो आंसर क्या होगा, देखो 4/31 में श्लोक क्या बताया गया है, ये है 4/31 का श्लोक। 4/31 में क्या कहते हैं, कहते हैं तदा शर्ववर्णमालापेतस्य, तदा शर्ववर्णमालापेतस्य ज्ञानस्य हंतज्ञेयम अल्पम, यानी क्या कह रहे हैं कि तदा सर्ववरण, सर्व आवरण, सर्व आवरण मल, जब चित्त सर्व आवरण यानी सर्व प्रकार के आवरण और मल रहित हो जाते हैं, यानी धर्म में एक समाधि के प्राप्त होने पर क्या होता है, सर्व मल और आवरण ये दोनों क्षय हो जाते हैं, यानी इन दोनों का नाश होता है, तो तब जो चित्त बनते हैं। इसीलिए सर्ववर्ण और सर्व आवरण और मल रहित चित्त के बारे में कहते हैं। वो चित्त क्या करते हैं, ज्ञानस्य हंतज्ञ ज्ञेयम अल्पम, यानी उस चित्त का सब चीज सबके बारे में ज्ञान हो जाते हैं। इसलिए तो कह रहे हैं कि उसका जो ज्ञेय अल्पम, ज्ञेयम अल्पम, यानी उस चित्त का जानने वाला चीज बहुत ही कम बचे हुए होते हैं, उस टाइप के चित्तों का जानने वाला चीज बहुत ही कम बचे हुए हैं। ये देखो ज्ञेयम अल्पम कहा गया है। तो आपको इसी के बारे में पूछा था, क्या पूछा गया था कि योग सूत्रों में धर्म में एक समाधि की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति के अंतर्गत वर्णित है। तो इसका मतलब है आपका यहाँ पर जो ऑप्शन बन जाएगा क्लेश कर्म निवृत्ति यहाँ पर होगा नहीं, यानी ए जिसमें है पहले उसको एलिमिनेट करो, उसको वो करेक्ट आंसर नहीं है, उसको एलिमिनेट करना चाहिए। क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से घुमाया एग्जामिनर ने। अगर जल्दबाजी की, अगर जल्दबाजी किया एग्जाम हॉल में बैठकर तो ये क्वेश्चन ज़रा सर बिल्कुल गलत करके आओगे 100%। लेकिन अगर सही तरीके से पढ़ लिया, ये जगह अगर पकड़ लिया ज्ञान की प्राप्ति के अंतर्गत, तो पकड़ लोगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर ए तो आपका ऑप्शन होगा ही नहीं। बी क्या कह रहे हैं, अनन्यात, बिल्कुल भाई यही तो बताया गया था, यहाँ पर यही तो बताया गया था कि तदा सर्ववर्ण मेलपातस्य ज्ञानस्याह अन्यन्यात ज्ञेयम अल्पम। तो अनन्यात ये आपका ऑप्शन है, और ज्ञेयम अल्पम उसके बाद ही बताते हैं। देखो ये यहाँ पर जो है ना, ये श्लोक जो है ये संधि किया हुआ है, ये श्लोक जो है इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट है ये वर्ड जो आपको दिख रहा है, इसलिए एसएस बन गया। इसका अगर आप बुक में देखोगे ना, इसका अगर बुक में देखोगे तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा देखेगा ज्ञान, ज्ञान पहले लिखा हुआ होगा उसमें, ज्ञानस्य हंतज्ञ, ज्ञानस्य उसके बाद है अनन्य, उसको एक साथ जब मिलाते हैं तो हा बन जाता है, तो इसलिए ज्ञानस्य हंतज्ञ ज्ञेयम अल्पम बन गया है ये वर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो है बी और सी जो है वो करेक्ट आंसर बनना चाहिए, यानी ये भी गलत, ये भी गलत। मतलब आपका ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर इसमें होना चाहिए, ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलो इसका आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर जो है ऑप्शन 2 ही है करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्या कह रहे हैं,
यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, फिर से देखो, फिर से साइकोलॉजी वाला क्वेश्चन, थॉर्नडाइक, आपको यहाँ पर नाम दे दिया गया, यहाँ पे लिस्ट 2 में कुछ थियोरीज के बारे में बताया गया और आपको बोला कि मिलान करने के लिए, तो करो भाई, कौन रोक रहा है। पहले दिया हुआ है थॉर्नडाइक, दूसरे में स्किनर, तीसरे में कोलर, चौथे में पैवलव। अब देखो पैवलव का तो सबको पता है, सबसे पॉपुलर थियोरी आइवन पैवलव का क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग। देखो कहाँ पर है क्लासिकल कंडीशनिंग, मिलान कर दो D का 4। अब D का 4 जिसमें नहीं है उसको क्रॉस कर दो, वो हमारा ऑप्शन तो बनेगा ही नहीं, तो D का 4 A में भी नहीं है, D का 4 जो है बाकी तीनों में है। चलो ठीक है, तो एक हो गया। अब हम आते हैं कोलर पर। कोलर का थियोरी क्या था, कोलर का जो थियोरी का नाम था वो क्या था, कोलर का था इनसाइड थियोरी ऑफ लर्निंग। कोलर का थियोरी का जो नाम था वो था इनसाइड थियोरी ऑफ लर्निंग। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर कहाँ है ऑप्शन में, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है कोलर का इनसाइड थियोरी ऑफ लर्निंग। लेकिन अगर उस थियोरी को आप लोगों ने पढ़ा है इनसाइड थियोरी ऑफ लर्निंग में, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, एक बॉक्स और एक स्टिक देकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। बॉक्स स्टिक एक्सपेरिमेंट जो है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टिक्स एंड बॉक्स, ये बेसिकली जो है ये कोलर का थियरी है। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, एक जो उन्होंने केज बनाया था, उसके अंदर जो बंदर था या सिंपांजी कुछ भी कह लो जो था, उनके अंदर क्या दिया था, एक बॉक्स दे दिया था और एक स्टिक था। तो सिंपांजी क्या, ऊपर केला लटक रहा था, उसने क्या किया, उसने बॉक्स को अरेंज किया, फिर उसके ऊपर चढ़ा, फिर वो स्टिक से लेकर उस केले को पढ़े। तो इसी के दौरान तो उन्होंने ये थ्योरी बनाया था ना, ये एक्सपेरिमेंट किया था ना उन्होंने, तो उस एक्सपेरिमेंट को दे दिया यहाँ पर, थ्योरी की नाम नहीं दी। आप लोगों ने थ्योरी की नाम पढ़ी होगी, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट पढ़ के गया उनको पता चल जाएगा कि स्टिक एंड बॉक्स मेथड जो है वो इनसाइड थियोरी ऑफ लर्निंग का है, और इनसाइड थियोरी ऑफ लर्निंग जो है वो कोलर का दिया हुआ है, कोलर, वो कोलर ने बनाया था। तो इसका यानी सी का जो है वो 2 हो जाएगा। आप देखो सी का 2 किस में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हो गया एलिमिनेट, आंसर बन गया आपका। अभी फिर यहाँ पर बाकी को भी देख लो, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आंसर नहीं कर रहे हैं। अगर एग्जाम हॉल में होता तो यहाँ करके आप निकल सकते थे, ठीक है। अब स्किनर का मतलब है BF स्किनर का थ्योरी आप लोगों को पता है, सीधा सीधा नाम ही दे दिया गया है यहाँ पर, ऑपरेंट कंडीशनिंग। BF स्किनर की थ्योरी जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो कि हम ट्रायल एंड एरर मेथड करके सीखते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग मतलब वो पहले ऑपरेंट कंडीशनिंग मेथड जो BF स्किनर करते हैं ना, कि उसमें क्या करा जाता है BF स्किनर का, कि उन्होंने एक कंडीशन, ऑपरेंट कंडीशनिंग मतलब वो जो रीवर्ड होते हैं, रीवर्ड के लिए कुछ करी जाती है, ये सारी चीज़ें जो BF स्किनर ने बताया, वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था उस लेवल पर। उनका जो थ्योरी का नाम था वो सीधा सीधा नाम यहाँ पर आपको दे दिया गया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। अब आते हैं थॉर्नडाइक का जो थ्योरी था ये था ट्रायल एंड एरर। BF स्किनर का था ऑपरेंट कंडीशनिंग, थॉर्नडाइक का जो था वो था ट्रायल एंड एरर। अब देखो अब क्या बचा, अब एक ही बचा है भाई, एक का 3 ही बचा है, थियोरी ऑफ कनेक्शनिज्म। ट्रायल एंड एरर जो था वो मेथड का नाम था, थियोरी जो था वो कनेक्शनिज्म था। यहाँ पर ध्यान रखना, थियोरी का नाम दिया है, मेथड का नहीं। मेथड जो था वो ट्रायल एंड एरर था, आप लोगों ने पढ़ा होगा थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर। आप यहाँ पे ढूंढोगे ट्रायल एंड एरर कहाँ है, ट्रायल एंड एरर कहाँ है, भाई ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो कनेक्शनिज्म थ्योरी के अंदर आता है, और इन्होंने सीधा सीधा कनेक्शनिज्म थ्योरी का नाम दे दिया, यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मेथड का नाम नहीं दिया, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर जो है वो कोलर इनसाइड का हो जाएगा 3, यानी आपका सीधा सीधा आंसर जो है वो 4 नंबर सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो हमने वो मेंशन कर दिया, थॉर्नडाइक का जो है थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, मतलब इसके अंदर आता है एक्चुअली जो ट्रायल एंड एरर मेथड इसके अंदर आते हैं। कोलर का इनसाइड थियोरी ऑफ लर्निंग, आइवन पैवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग, BF स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है योग सूत्रों के अनुसार योग के उन्नत अवस्था में लोकपाल देवताओं के आमंत्रण पर आसक्त नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि लगा देते हैं, क्योंकि असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। क्योंकि देवताओं का आमंत्रण स्वीकार करने पर पुनः अनिष्ट होने की संभावना निर्मित होती है। भाई सीधा सीधा ये जो है ये एक श्लोक है, ये सीधा सीधा एक श्लोक का कारण और उसका रीजन बता रहा है, एज इट इज बताया हुआ है। ये बिल्कुल इसका सही एक्सप्लेनेशन है, पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जिन्होंने पतंजलि योग सूत्र पढ़ रखा है उनको पढ़ के ही पता चल रहा है कि ये सही व्याख्या भी है, ये ए भी सही है, आर भी सही है, और इसका व्याख्या भी बिल्कुल सही है, इसका व्याख्या भी बिल्कुल सही है। मैं श्लोक भी बता देता हूँ कि कौन सा श्लोक है। ये 3रे अध्याय यानी विभूति पाद का 51 नंबर श्लोक है, विभूति पाद का 51 नंबर श्लोक है ये, ठीक है। विभूति पाद का 51 नंबर श्लोक है, जहां पर ये सीधा सीधा कहते हैं यही वाला बात। इस श्लोक का मतलब यही है। क्या कह रहा है, देखो श्लोक में क्या कह रहा है कि स्थानु का मतलब क्या, स्थानी मतलब क्या है कि जो देवताओं है, लोकपाल है, जो जिसको जो स्वर्ग में स्थान अधिकार कर चुके हैं,
उनको कहते हैं स्थानीय। ठीक है, सर्ग में जिनका एक स्थान है निर्दिष्ट तो उसको स्थानीय कहते हैं। उस स्थानीपोनिमंत्रणे, उसको ओ ऊ हो गया, स्थानोपनिमंत्रणे। ठीक है, यानी जब उन लोगों के द्वारा निमंत्रण आते हैं तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर कर लिया, नहीं करना चाहिए, अगर कर लिया तो पुनः रनिष्ठ प्रसंज्ञात, पुनः रनिष्ठ मतलब पुनः अनिष्ट होने की यानी पतन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है, ये सीधा सीधा इसी श्लोक को एक्सप्लेन कर रहा है, इसका आंसर जो है वो आपका बन जाएगा ए। ठीक है, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, योग सूत्रों के अनुसार प्रणव के बारे में विधि बताया गया है। प्रणव जप, प्रणव पर दृष्टि, प्रणव का अर्थ, प्रणव का ये क्या संहत का जप, उसके बाद अच्छा ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, उसके बाद प्रणव के अर्थ की भावना। सीधा सीधा भाई ये जो है ये समाधिपाद का क्वेश्चन है, समाधिपाद का, ये सीधा सीधा समाधिपाद का क्वेश्चन है जो हमारे समाधिपाद का 27, 28 जहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईश्वर बताया जाता है, वहाँ पे कहते हैं ना तस्वाचक प्रणव तज्जपस्तदार्थ भावनम, ये सारे श्लोक से रिलेटेड, 2 श्लोक से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्या है, प्रणव जप बिल्कुल बताया गया है, तस्वाचक प्रणव तज्जपस्तदार्थ भावनम, उसका प्रणव का अर्थ बिल्कुल प्रणव का अर्थ, और प्रणव के अर्थ की भावना, सीधा सीधा कहते हैं ना तज्जपस्तदार्थ भावनम। तो ये 2 जो है आपका ए सी ई आपका आंसर, यानी वह 1 नंबर आपका आंसर बन जाएगा। सीधा सीधा श्लोक से सवाल है, श्लोक तो याद करना ही पड़ेगा। अगर आप नेट जेआरएफ की कोशिश कर रहे हो तो नेट मतलब जेआरएफ करना चाहते हो तो श्लोक तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट श्लोक आपका कल्याण नहीं होने वाला है। याद रखना, विदाउट श्लोक नहीं होने वाला है कल्याण। श्लोक को याद करते जाओ, श्लोक को याद करना बहुत ज़रूरी है। ये देखो दोनों श्लोक भी मैंने दे दिया। तस्वाचक प्रणव ये 1/27 है और ये भी 1/28 है। ठीक है, तज्जपस्तदार्थ भावनम, ये सीधा सीधा श्लोक से सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वैशेषिक दर्शन के अनुसार निम्न में से पदार्थ क्या है, प्रमेय, द्रव्य, प्रयोजन, गुण, कर्म। पदार्थ क्या है, निम्न वैशेषिक दर्शन के अनुसार पूछा है। वैशेषिक दर्शन में कितने पदार्थों के बारे में बताया गया है, चलो पढ़ लेते हैं। वैशेषिक दर्शन में जो है 7 पदार्थ के बारे में कहते हैं। क्या, पहला है द्रव्य, फिर है गुण, फिर है कर्म, समान, विशेष, समवाय एवं अभाव। अब क्वेश्चन पे चलो, क्या कह रहे हैं, पहला है प्रमेय। प्रमेय था क्या, नहीं था। द्रव्य था क्या, था जी। प्रयोजन था, नहीं था। गुण था, ये जी हाँ था। कर्म था। मतलब क्या हो गया हमारा आंसर, बी डी ई। देखो कहाँ है बी डी, 3 में है, 3 नंबर ऑप्शन में बन गया आंसर। सीधा सीधा आंसर बन गया, सीधा सीधा सवाल था वैशेषिक दर्शन में। ये जो आपका फाउंडेशन था, फाउंडेशन पहले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, फाउंडेशन से रिलेटेड पूछा गया। बी डी ई यानी आपका 3 नंबर जो है वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये दिया गया था, द्रव्य दिया गया था और आपका कर्म दिया गया था, गुण दिया गया था। ये तीनों पहले ही तीनों पूछ लिया था। देखो द्रव्य, कर्म, गुण पहले ही तीनों पूछ लिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं विच सेट ऑफ आसना आर रिकमेंडेड फॉर कार्डियक पेशेंट्स। इनमें से चारों सेट आपको यहाँ पर बताया हुआ है, इन चारों सेट में कौन सा सेट आप रेकमेंड करोगे कार्डियक पेशेंट के लिए। ठीक है, पहला सेट आपको कह रहे हैं वज्रासन, शशंकासन, सर्पासन, योग मुद्रा और भूनमनासन। ठीक है, ये सेट में कोई गड़बड़ है नहीं, फिर भी पहला पिछले वाला देख लेते हैं। डाउनवर्ड फेसिंग वृक्षासन नहीं कर सकते हो, पदस्थासन नहीं, सर्वांगासन, उसके बाद वज्रासन। चलो ये तो नहीं सजेस्ट कर सकते, हम इसको मिटा दो। शशंगासन है, कर्णपिठासन दिया गया है, सर्पासन, योग मुद्रा और भूनमना, कर्णपिठासन दिया गया है, अगेन इन्वर्टेड पोस्चर, कर दो, एलिमिनेट कर दो। वृक्षासन, पदहस्तासन, हलासन, फिर से एलिमिनेट कर दो, फिर से एलिमिनेट कर दो, तो बचा एक ही जिसमें कोई आपका इन्वर्टेड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर बन जाएगा, इसमें से ये आपका सही आंसर बन जाएगा। ये डायरेक्ट थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन है, सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहे हैं, विच टाइप ऑफ हाई लेवल हार्मोन्स, विच टाइप ऑफ हाई लेवल हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियक डैमेज। कार्डियक डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है। पहला देखो, पीनियल ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो तो आपको पता है, मेलाटोनिन है जो कि स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। जीआई हार्मोन्स जो है वो डाइजेशन एसिमिलेशन प्रोसेस में काम आते हैं, जीआई हार्मोन्स नहीं होंगे। थायराइड हार्मोन्स यानी T3 T4 के बारे में बात कर रहे हैं, ये T3 T4 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। एंड्रोजेनिक हार्मोन्स इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंड्रोजेनिक हार्मोन्स जो होते हैं वो बेसिकली स्टेरॉयड ग्रुप्स के भी होते हैं। एंड्रोजेनिक काफ़ी हार्मोन्स है जो स्टेरॉयड ग्रुप्स के हार्मोन्स है। एंड्रोजन की मात्रा अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, हाई रिस्क ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम की चांसेस होती है भाई। ठीक है, एंड्रोजेनिक हार्मोन्स में ये पढ़ाया भी जाता है आप लोगों को कि एंड्रोजेनिक हार्मोन्स की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा बॉडी में तो इसके कंसिक्वेंसेस है, अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपको हाई रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, सीधा सीधा आंसर पूछ लिया, इसमें एंड्रोजन आपका आंसर बन गया। तो चलो इसी के साथ हो गया हमारा इस पार्ट का 10 क्वेश्चन खत्म।
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।